Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं अपना सेशन नंबर 5। ठीक है, 1+2+3+4+5 हो गया है आज का सेशन और ये है आपका आरआरबी जीके पनिशा 2.0। 1.0 हमने किया था जो आपके 2019 वाले एग्जामिनेशंस थे फॉर एनटीपीसी। अब ये है आपका 2.0 जब आपके 2024 के एग्जामिनेशन 25 में अभी होने वाले हैं। ठीक है, और ये टारगेटेड है स्पेशली फॉर एनटीपीसी, बट इसमें हम मेजरली जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके आरआरबी, चाहे जेई में आए हों या फिर आपके एएलपी में आए हों या फिर आपके पैरामेडिकल वाले एग्जामिनेशंस में आए हों, जितने भी एग्जामिनेशन में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जो रिपीट होंगे, जो टॉपिक, वो हम सारे इसमें कवर करेंगे। और ये तो आपको पता होगा ही कि हम इसमें मतलब हमारा टॉपिक्स को कवर करने का तरीका क्या होगा। प्रीवियस ईयर में हमें कोई क्वेश्चन दिखा, उससे रिलेटेड हमें पूरा उसका मतलब पोस्टमार्टम करते जाना है ना। अगर आप उसका पूरा टॉपिक समझ लोगे तो आपको एक भी बार आगे कोई इश्यू आएगा नहीं। और वैसे भी यार ये अच्छी वाली सीरीज़ेज़ में बहुत कम बच्चे कंटिन्यू कर पाते हैं। तो आई होप जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें आइडिया होगा ही, ठीक है? तो हमने अभी तक यार बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो क्या है यार आज का टॉपिक क्या है? काफ़ी सारा कवर कर लिया ना? अच्छा जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19 हमको आज करने का है। बीच में मैंने 1-2 दिन का गोला भी मार दिया तो बढ़िया है यार, रिफ्रेश हो चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अच्छा, अब देखो यार यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं गवर्नर्स की, गवर्नर जनरल्स की जो इंडिया में आए हैं। अब देखो यार, जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो सबसे बढ़िया जो उसका तरीका होता है, मैं जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें ये है, मेरा मानना है कि आप मॉडर्न इंडिया को करो टाइमलाइन से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, मॉडर्न इंडिया में सिर्फ 3 टाइमलाइन पढ़नी होती हैं। 3 टाइमलाइन भाई कौन-कौन सी हैं? एक तो हो गई महात्मा गांधी की टाइमलाइन, ठीक है? इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, महात्मा गांधी की टाइमलाइन हो गई। दूसरी आपकी हो गई आईएनसी की टाइमलाइन, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की टाइमलाइन है। हमने महात्मा गांधी की टाइमलाइन पूरी कवर कर ली है, इससे कोई बाहर आपका क्वेश्चन जा नहीं सकता, ठीक है? तो आपके पास ये वाला तो एक एडवांटेज हो गया। अब तीसरी टाइमलाइन होती है गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, गवर्नर्स, तो इनकी जो भी टाइमलाइन्स होती हैं, गवर्नर्स, गवर्नर जनरल एंड देन लास्ट में इनको बना दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इनकी जो टाइमलाइन है, तो बेसिकली हमने महात्मा गांधी की टाइमलाइन कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स योर गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया की जो भी टाइमलाइन है। बेसिकली बंगाल से कहानी शुरू होती है, फिर पूरी ऑल इंडिया में फैल जाती है। ये पूरी टाइमलाइन हमको यहाँ पे कवर करने का है। बात क्लियर है? तो एक मिनट यार, वॉइस पूरी ठीक आ रही है क्या? ठीक है, तो ठीक है यार, ये यार ये भी आपके नोट्स हैं आई गेस, पिछले वाले क्वेश्चन के बुक्स वाले नोट्स हैं ये। ठीक है, देखो यार क्या है कि मैं हर बार यही बोलता रहता हूँ ना, पेजेस नहीं है, पेजेस नहीं है। तो मेरी टीम वालों ने यार बड़ी मेरे साथ ज्यादती की है और मुझे काफ़ी चिल्लाया गया कि यार ये क्या है कि सर आप पेज पेज नहीं है, पेज नहीं है, आपको हम अलग से स्लाइड देंगे आज। तो अपने पास अलग से 4-5 पेज की स्लाइड है आज, उसमें ही कवर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख लो यार, जब भी मैं इसकी पीडीएफ दूंगा तो आइडिया रहेगा कि इसके नोट्स कहाँ पे हैं। इन द न्यू स्लाइड, इन द न्यू स्लाइड है आपका दिस, दिस, ठीक है? गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और वाइसराय ऑफ इंडिया, और यू कैन से फ्रॉम बंगाल। सो ठीक है, शुरू करते हैं। तो कहानी यार अपनी शुरू होगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हम कौन सी टाइमलाइन को कवर करने वाले हैं? यहाँ पे हम 1772 से ही शुरू करेंगे। 1772 से लेकर के आप आ जाओगे 1947 तक, ठीक है? तो बहुत बड़ी टाइमलाइन है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दुनिया जहान के क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न इंडिया के, तो बड़े ध्यान से आप इन सारी चीजों को समझिएगा, ठीक है? यार वॉइस में कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? एक बार चेक करना। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। चलो, अब यहाँ पे हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे 1772 में क्या होता है, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है? क्या होता है, बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा जो आपका सबसे पहला बंदा यहाँ पे गवर्नर बना था, वो था सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल, ना कि गवर्नर ऑफ इंडिया। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, है ना? तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, वॉरेन
हेस्टिंग्स जो है आपका गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। और फिर ये 1773 में, आपको पता होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, ये सब एक्ट के ज़्यादा मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा, बिकॉज फिर वो यार डिटेलिंग में फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें बिकॉज हमें इसमें कवर करनी है ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या किया गया, गवर्नर की पोस्ट को बना दिया गया गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यही जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ, अगेन क्या ये इंडिया का बन गया था, नहीं, ये भी अगेन आपका बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रहेगी इतनी सी बात। तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स की कहानी। तो बेसिकली ये जो गवर्नर या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है, ये 1772 से 1785 तक रहता है, यानी कि ये बीच में 13 साल के कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो इसने आकर के जो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको इसने क्या किया भाई, एबॉलिश कर दिया। यानी कि इसने कहा कि भैया ये जो अच्छा पहले तो ये समझो, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, दो तरीके के राइट हुआ करते थे, यानी कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम एक तरीके से हुआ करता था। एक होता था आपका दीवानी राइट्स, ठीक है, एक होते थे निजामत राइट्स। ठीक, दीवानी राइट में बेसिकली क्या मतलब था, जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड। और एक होता है आपका निजामत बोले तो आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि आप अगर आज के टाइम देखो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में दीवानी और निजामत राइट दोनों होते हैं एक तरीके से। ठीक है, अगर एक आप जिले की बात करो तो उसके पास दोनों ही राइट्स हैं। बट उस टाइम पे इन्होंने क्या कहा कि भैया जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपना जो है वो जो भी वहां का रूलिंग आपका नवाब हो गया, जैसे बंगाल में नवाब हुआ करता था, तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो यहाँ पे नवाब देखेगा, लेकिन जो रेवेन्यू है वो कंपनी कलेक्ट करेगी। और ये सिस्टम लेकर के कौन आया था, ये लेकर के आया था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और जितनी भी बातें अब मैं आपको बताने वाला हूं ना, सारी की सारी आपकी कॉपी में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा ही। जितनी बातें बता रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कौन से ईयर में इसको स्टैब्लिश किया था, 1765 में। और इसके 7 साल के बाद 1772 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अबॉलिश किसने किया होगा बताओ भाई, 1772 में गवर्नर बंगाल का कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसको अबॉलिश करने में किसका हाथ था, वॉरेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई पहली बात। अब इसने क्या किया, दूसरी चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया का जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट है, इंडियाज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, तो ये स्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने स्टैब्लिश किया था भाई, ये आपका ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसने ही पहला सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का अपॉइंट किया था, मतलब स्टैब्लिश किया था। अच्छा, फिर ये क्या करता है, 1784 में आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश करता है, ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन भी आता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन से ईयर में स्टैब्लिश की गई, 1784 में। किसके द्वारा यहाँ पे स्टैब्लिश की गई, तो वॉरेन हेस्टिंग्स प्लस में इसके साथ था विलियम जोन्स। ठीक है, तो इसने विलियम जोन्स के साथ मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया। और इसने ही जो है पहली बार आपका क्या बोलते हैं, अरे जो किसी भी किताब में पहला वाला पेज होता है इंट्रोडक्शन, हाँ, जो इंट्रोडक्शन पेज था, इंट्रोडक्शन पेज ऑफ गीता, गीताज इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बेसिकली गीता का संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, उसका जो इंट्रोडक्टरी पेज था वो इसने ही लिखा था। और पूरी गीता को यहाँ पे ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में, तो उसका नाम था चार्ल्स डिकन्स, है ना, चार्ल्स डिकन्स, डिकन्स नहीं था, विल्किंस था, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल आपको तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसने हिंदू मुस्लिम जो लॉज होते हैं उनको भी कोडिफाई किया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोडिफाइड हिंदू एंड मुस्लिम लॉज, हिंदू एंड मुस्लिम लॉज, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसने कोडिफाई करने के अलावा जो भी हिंदू लॉज हुआ करते थे ना, उनका इसने ट्रांसलेशन कराया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, किताब है द कोड ऑफ जेंटू लॉज या गेंटू लॉज, है ना, गेंटू लॉज करके। ये बेसिकली क्या है कि जो भी हिंदू लॉज हुआ करते थे ये संस्कृत में हुआ करते थे, है ना।
तो संस्कृत से ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है? फिर पर्शियन लैंग्वेज से यहाँ पे एक इंग्लिश क्या नाम था यार उसका? हालहेड करके कुछ नाम था, एक ऑथर ही था वो, हालहेड करके। उसने यहाँ पे पर्शियन से इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया। अगेन इसको यहाँ पे इनकरेज किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। बिकॉज़ वो क्या चाहता था, देखो वो अब ये लोग धीरे-धीरे क्या है अपना होल्ड जमा रहे थे बंगाल के ऊपर, धीरे-धीरे इंडिया के ऊपर। तो ये चाहते थे कि भई इनको पता तो चले क्या हिंदू लॉज़ हैं, क्या मुस्लिम लॉज़ हैं। तो बेसिकली उन सभी चीज़ों को समझने के लिए इसने यहाँ पे संस्कृत से पर्शियन में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। ये कुछ ब्राह्मण्स हुआ करते थे, इन्होंने पर्शियन में इसका ट्रांसलेशन किया। फिर पर्शियन से हालहेड नाम के ऑथर ने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया, जिसको हम कोड ऑफ जेंटू लॉज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है? ईज़ी है। अच्छा, अब हम कुछ इसके वॉर्स की बात कर लेते हैं। इसके टाइम पे जो कुछ वॉर्स हुए हैं, तो सबसे पहला आता है 1775 का फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और ये कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था, ठीक है? और यहाँ पे मतलब बेसिकली कोई जीतता तो नहीं है, बट अगर हम देखें तो एक ट्रीटी हो जाती है। तो कौन सी ट्रीटी होती है? ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है ये हो जाती है। तो याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ सलबाई कब हुई है? फर्स्ट आपका जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसके टाइम पे हुई है, और ये 82 में हुई थी, 1782 में। यानी कि इनका 5-6 साल जो है आराम से युद्ध चलता है, 7 साल युद्ध चलता है, और इसके बाद में ट्रीटी ऑफ सलबाई हो जाती है। किसके टाइम पे अगेन हुआ? तो वॉरेन हेस्टिंग्स की लीडरशिप में ये वाला वॉर हुआ है, ठीक है? इसके बाद में आता है इसके ही टाइम पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर। और ये कौन से ईयर में लड़ा जाता है? तो भैया ये 1780s के टाइम में शुरू होता है और 1784 तक चलता है। और अगर हम बोलें तो ये आपका खत्म होता है बेसिकली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ। एक्चुअली में ये ट्रीटीज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का क्या रिजल्ट था? तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज द रिजल्ट, ओके? कौन सी ट्रीटी आई? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अच्छा जी। अब इसके अलावा आपको एक रोहिला वॉर याद रखना है, ठीक है? रोहिला वॉर। तो रोहिला वॉर हुआ था आपका 1774 में। अच्छा, वॉर्स के आपको ईयर भी अब देखो धीरे-धीरे जब आप इनको ऐसे टाइमलाइन्स के साथ याद करोगे ना, तो वॉर भी आपके मेमोरी में छप जाएँगे कि हाँ यार ये वॉर अब क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया कि बोलो किसकी लीडरशिप में जो है ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन की गई, अंग्रेजों की तरफ से कौन लीडर था, या फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहा था। तो अगर आपको ये गवर्नर जनरल्स के नाम याद है ना, और उसके टाइम पे आपको ये सब पता है कि ये वॉर उसके टाइम पे हुआ, तो ऑफ कोर्स वही उसका लीड कर रहा होता है, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो। अच्छा, रोहिला वॉर से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में कि रोहिला वॉर 1774 में हुआ, तो इसमें 2 लोगों का युद्ध हुआ था रोहिलास का। रोहिला समझ रहे हो? रोहिलास होते थे अफ़गान जो आ रहे थे ना अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो अफ़गान्स को रोहिला बोला जाता था, मतलब बोला गया है। रोहिलास थे ये बेसिकली। तो रोहिलास वर्सेस नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध। तो आपके एसएससी में क्वेश्चन जो आया वो ये था कि उस टाइम पे नवाब ऑफ अवध कौन था? तो याद रखिएगा उस टाइम पे नवाब ऑफ अवध था शुजा-उद-दौला, ठीक है? शुजा-उद-दौला। अब आप पूछोगे सर ये क्या बात हो गई? शुजा-उद-दौला लड़ रहा है, रोहिला लड़ रहे हैं, तो इंग्लैंड यहाँ पे ब्रिटिशर का क्या काम? तो बेसिकली ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है बैकिंग दी थी नवाब ऑफ अवध को। इनका स्टार्टिंग में काम यही था कि भई जो भी लड़ने-अड़ने का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो ये नवाब वगैरह ही करेंगे, है ना? इनको बस रेवेन्यू से मतलब हुआ करता था, बाकी जो सपोर्ट था वो ये दिया करते थे अपना आर्मी के तौर पे या जो भी है। तो ये कहानी है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आपको पता होगा भाई, पिट्स इंडिया एक्ट कौन से ईयर में आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपका 1784 में, है ना? तो ये भी इसके जाते-जाते आया है। इसके वॉरेन हेस्टिंग्स के, ठीक? अच्छा, अब एक बात और, इसी के टाइम पे एडमंड एडमंड बुर्के बिल आया था। एडमंड बुर्के बिल, ये 1783 में जो है पेश किया गया था, जो ब्रिटेन था वहाँ की पार्लियामेंट में। तो एडमंड बुर्के बेसिकली वहाँ का पार्लियामेंट का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करता था, एमपी हुआ करता था। तो इसने यहाँ पे बोला कि भैया वॉरेन हेस्टिंग्स का इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी भ्रष्ट आदमी हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसने काफ़ी भ्रष्टाचार वगैरह मचाया। हालाँकि इसका इम्पीचमेंट की कार्यवाही चली, ये देखो आप देखोगे तो 1785 तक इसका कार्यकाल था भारत में।
फिर 1787 से लगभग 7 साल तक जो है इसका इम्पीचमेंट की कार्यवाही चली, बाद में इसको छोड़ दिया गया, लेकिन था काफ़ी भ्रष्ट। ये कहानी आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतनी। आगे बढ़ते हैं, अब 1786 पे आ गए हम लोग, ठीक है? अब हमारा टाइम पीरियड आ गया 1786 से लेकर के 1793 का। इस टाइम पे जो यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है, ये था कॉर्नवालिस, ठीक है? अच्छा देखो, मैं जगह-जगह ये लॉर्ड वगैरह करके यूज़ नहीं करूँगा, तो कॉर्नवालिस बोले तो समझ जाना। तो उस कॉर्नवालिस, ये वही हम सेम पर्सन की बात करने वाले हैं, कॉर्न है यहाँ पे, ठीक है? कॉर्नवालिस। तो भई इसने क्या है, ये इसने सबसे पहले ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज़। कोडिफाई लॉज़। तो सबसे पहले लॉज़ को कोडिफाई किसने किया? याद रखिएगा, ये आपका कॉर्नवालिस ने किया। कौन से ईयर में? 1793 में जो है इसने जाते-जाते अपने ये जो कोड्स होते हैं अलग-अलग, इनको कोडिफाई करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई भी लॉज़ को, कि भई एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको अरेंज करके, लिख करके रख देना, है ना? मतलब एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सारी की सारी चीज़ें हों। अच्छा, अब इसने ही जो है, आपको परमानेंट सेटलमेंट पता होगा, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस किसने किया? तो भैया कॉर्नवालिस ने किया था इसको इंट्रोड्यूस। अब कौन से ईयर में किया? तो भैया ये आया था आपका 1793 में, ठीक? 1793 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया। किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। अच्छा, आप इसके एक बेसिक फीचर समझ लो। अब क्योंकि एसएससी कई बार डिटेल में जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देता है, तो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में कुछ बातें। क्या वो बातें हैं? देखो, परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया गया कि जो आपके ज़मींदार हुआ करते थे, ठीक है? ज़मींदार बोल दो या जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनको बेसिकली क्या बोल दिया कि जो भी लैंड है, बेसिकली इन्होंने अगर बोला कि ये आपका एक्स लैंड है, इसका अब ओनर कौन हो गया? एक ज़मींदार हो गया। यानी कि इसको बोल दिया अब ये लैंड आपके पास रहेगा, आपकी पुश्तों के पास रहेगा। मतलब बेसिकली इन्होंने हेरिडेटरी तरीके से जो है, एक हेरिडेटरी तरीके से ज़मींदारों को दे दिया कि भई ये लैंड अब तुम्हारा है। अब ज़मींदार क्या करेंगे, इस लैंड में से छोटे-छोटे पट्टे काट के कुछ-कुछ किसानों को दे देंगे, ठीक है? जैसे लेट्स से इसमें से इन्होंने वाई पट्टा काट दिया, वाई एरिया का पट्टा काट के एक किसान को दे दिया, जो कि है, जिसका नाम ही है किसान, ठीक है? अब वो किसान क्या करेगा, उसको बोल दिया उसने कि तुम्हारे किसान को बोल दिया तुम्हारे पास में ये है, ठीक है? अब वो किसान क्या करेगा, एक रेवेन्यू देगा, है ना? अब इस पट्टे से जो भी उसकी फसल वगैरह होगी, उससे वो क्या करेगा, रेवेन्यू देगा। और इस रेवेन्यू में से जो 10/11वाँ हिस्सा है, 10/11th हिस्सा जो है, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के पास जाना था, और जो 1/11th हिस्सा है, वो यहाँ पे ये ज़मींदार रख सकते थे। ठीक है? ये कहानी है। सो बेसिकली क्या है कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो 10/11th हिस्सा है, ये फिक्स हो गया, ये परमानेंट रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा इन फ्यूचर। तो अब क्या हो गया, इससे ज़मींदारों को प्रॉब्लम खत्म कि भई हमें जो है एक फिक्स अमाउंट अपना जो है ब्रिटिशर्स को देना है, और बाकी का जो भी पैसा है वो हमारे पास रह जाएगा। तो कहीं न कहीं यहाँ से जो है ज़मींदारी प्रथा, कहीं न उत्पीड़न करना जो है इन्होंने, ज़मींदारों ने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, जिससे कि इन्हें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले रेवेन्यू का। अच्छा, अगर कोई ज़मींदार वो फ़िक्स अमाउंट देने में दे नहीं पाता है, तो वो ज़मीन का क्या करते थे, ऑक्शन कर देते थे, ठीक है? तो ये भी स्टेटमेंट आ सकता है, ऑक्शन करके वो किसी और ज़मींदार को फिर दे दिया जाता था। तो ज़मींदार कहीं न कहीं कुछ तो क्रुएलिटी करने पे विवश भी थे, और उनको फिर मतलब थोड़ा मज़ा भी आने लगा, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ख़ैर। तो इसके अलावा आप देखो, अगर हम बात करें, इसने जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किए, तो जुडिशियल रिफॉर्म में क्या-क्या चीज़ें हैं? आप पहले देखोगे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, या फिर जैसे कि कैसे समझाऊँ, जो पुलिस वगैरह पहले हुआ करती थी ना, जैसे कि जो पुलिस है, इसका भी जो मतलब पुलिस वगैरह जो थी, वो पहले ज़मींदार के अंडर आया करती थी, लैंडलॉर्ड के अंदर आया करती थी, है ना? तो इसने कहा भई पुलिस जो है वो लैंडलॉर्ड के अंडर नहीं रहेगी, उसके लिए एक सेपरेट डीएसपी बनाया जाएगा। तो जो डीएसपी है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बनाया गया, और फिर इस डीएसपी के अंदर क्या किया गया, कई थाने बनाए गए। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ थानास भी किसने कराया, जो थाने होते हैं छोटे-छोटे लेवल पे, ये भी यहाँ कॉर्नवालिस ने बनाए, ठीक है? और नहीं, एक बड़ा इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1789 में क्या हुआ, जो स्लेवरी है, दासी मतलब दासता की जो प्रथा हुआ करती थी, उसको इसने बोला कि मतलब कानूनी रूप से अब स्लेवरी वैलिड नहीं है।
तो उसके लिए भी कॉर्नवालिस ने जो है लॉज वगैरह बनाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसने स्लेवरी को लेकर के ये बोला कि भाई अब ये दंडनीय अपराध है बेसिकली, है ना। तो स्लेवरी दंडनीय अपराध है, ये 1789 में किसके द्वारा लाया गया। तो अगर आपको ये बात पता होगी कि भाई 1786 से लेकर के 1793 तक कौन यहाँ पे गवर्नर जनरल रहा है, कॉर्नवालिस रहा है। तो भाई ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉर्नवालिस ने किया होगा, ठीक है। क्लियर है ना इतनी सी बात। तीसरी बात इसने क्या किया कि जो यहाँ पे आपके कोर्ट हुआ करते थे, अभी आपने ऊपर देखा कि भाई ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसने सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कराया। तो उसने कहा सुप्रीम कोर्ट तो एक रहेगा, ठीक है, बट इसके ही अंडर में क्या होगा, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसने कोर्ट वगैरह बनवाए, ठीक है। इसके बाद में आपका जो प्रोविंसेस लेवल होते हैं, प्रोविंस लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो इसने जो कोर्ट थे वो 3 लेवल पे बनवाए। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज की जो पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट जज की जो पोस्ट है, ये भी इसने क्रिएट करवाई। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट को किसने क्रिएट किया। तो कॉर्नवालिस ने जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट को क्रिएट किया था, ठीक। ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इसने सिविल सर्विसेज को लेकर के आप देख रहे हो काफी सारे रिफॉर्म कराए हैं। तो बेसिकली फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। कौन है भाई, कॉर्नवालिस है। अच्छा, अब एक और चीज आप याद रख लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन दरअसल आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आप देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और रेलवे ग्रुप डी में इसे पूछा गया है। आप क्वेश्चन उठा के देखना। ये जो 2018 में पेपर हुआ था ना ग्रुप डी का, उसमें आया था। मुझे अब डेट तो याद नहीं है इतनी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजारेदारी सिस्टम हुआ करता था, एक इजारेदारी सिस्टम, ठीक है। तो इजारेदारी सिस्टम को अबॉलिश किसने किया। तो ये अबॉलिश किया था आपके कॉर्नवालिस ने। और इजारेदारी सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसने किया, ये भी याद रख लो, इंट्रोड्यूस किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब भैया एक गैस आपको ना, अब मैं कुछ ऑप्शंस देता हूँ, बताओ वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी सिस्टम कौन से ईयर में लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया था। 1791 में, 1772 में, 1782 में, 1781 में। तो आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, आपको सीधा दिख जाएगा कि भैया 1772 में जो है आपका इजारेदारी सिस्टम आया होगा, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या हुआ करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मतलब एक बिडिंग सिस्टम हुआ करता था कि भाई कौन रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करेगा। फिर जो भी हाईएस्ट बिडिंग करता था वो उस जगह का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया करता था। ये था इजारेदारी सिस्टम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि किसने अबॉलिश किया, किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक। अच्छा, इसके वॉर की बात भी कर लेते हैं, एक आधा वॉर ही हुआ है इसके टाइम पे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रख लीजिएगा कि थर्ड एंग्लो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच में हुआ होगा। तो भैया त्रावणकोर और इंग्लैंड के बीच में हुआ, बेसिकली जो ब्रिटिश आर्मीज थी। और ये आपका हुआ 1790 में, और ये फिनिश होता है 92 में। इसमें भी एक ट्रीटी निकल के आती है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, ठीक। ये याद रखना कि भाई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कौन सी ट्रीटी के साथ एंड होता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम किसके टाइम पीरियड में हुई है। तो कॉर्नवालिस के टाइम पे जो है ये आपका वॉर हुआ था, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई कॉर्नवालिस की। अब हमारा 1793 तक का टाइम पीरियड हो गया है। अगले 5 साल की बात करते हैं। 1793 से 1798 तक की अब हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे जॉन शोर की, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगले 5 साल तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा वो था जॉन शोर, ठीक। इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, फटाफट से निपटा देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन अगर जॉन शोर से आएगा हमेशा, तो वो आएगा आपका पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफ्रेंस, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है।
तो ये बेसिकली किसके टाइम पे आती है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, तो जॉन शोर के टाइम पे आती है। इसमें मोटा माटी ये बात है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि भैया इंडिया के जो भी इंटरनल मैटर है ना, इंडिया के जो भी इंटरनल मैटर चल रहे हैं उसमें कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज ये इंडिया, वो इंडिया में एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह गई हुई है। किसकी तरह गई है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो उसके इंडिया के जो भी इंटरनल मैटर हैं, सिक्योरिटी मैटर हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हैं, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये थी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। किसके टाइम पे आई, जॉन शोर के टाइम पे आई। छुटकू सी बात है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए ही टाइम पे जो है आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चार्टर एक्ट, फर्स्ट चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट कौन से ईयर में आया भैया, 1793 में जो है आपका पहला चार्टर एक्ट आता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना चाहोगे क्या इस चार्टर की? तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो फर्स्ट चार्टर एक्ट में थी वो यही थी कि भाई यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने इनको सीधे सीधे समझा दिया कि भाई तुम्हारा जो भी पॉलिटिकल फंक्शन तुम चला रहे हो इंडिया में, पॉलिटिकल फंक्शंस अपने कर रहे हो, वो ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट है। कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो वहां पे क्राउन चाहेगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी, उसके हिसाब से आप पॉलिटिकल फंक्शंस करोगे, आप बस एक ट्रेड कंपनी हो, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने इंडिया ये जरूर करा कि जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, मोनोपोली समझते हो ना, सिर्फ अकेला एक ही प्लेयर है। तो ट्रेड मोनोपोली अगले 20 साल के लिए जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई फर्स्ट चार्टर एक्ट के थ्रू। लेकिन ये भी यहाँ पे एक तरीके से आप देखोगे हिदायत दे दी गई कि भाई आप जो भी पॉलिटिकल फंक्शन कर रहे हो वो ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन और द ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है। एक बैटल भी हुआ इनके टाइम पे, बैटल ऑफ खारला, है ना। बैटल ऑफ खारला कौन से ईयर में हुआ, तो भैया ये हुआ था आपका 1790, एक सेकेंड यार, इसका टाइम पीरियड क्या था, 98 95 में जो है ये 1795 में हुआ ये वाला बैटल। बैटल ऑफ खारला कह दो, खुरला कह लो, खुर्दा कह दो, मतलब ऐसा दो तीन जगह दो तीन नाम दिखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1795 में ये वॉर होता है, मराठाज, मराठाज वर्सेस निजाम, ठीक। और इस वार में जो है ऑफ कोर्स जो ब्रिटिशर्स की यहाँ पे बैकिंग होती है वो निजाम को होती है, बट यहाँ निजाम जो है वो हार जाता है, मराठास जीत जाते हैं। मराठास में यार बड़ी मतलब पावरफुल उस टाइम पे थे मराठास, अगर आप देखोगे मराठास में यहाँ पे सबसे पहले लीडर कौन थे, तो सवाई माधवराव पेशवा थे, सवाई माधवराव पेशवा। क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्लस थे इनके साथ में नाना फडणवीस, नाना फडणवीस। और इनके साथ में यार जितने भी मराठास थे, होलकर्स थे, मतलब सारे संगठित हो गए थे। शिंदे, भोसले, होलकर हो गए, शिंदे हो गए, भोसले हो गए और एक गायकवाड़। ये सारे मराठास ने मिलके जो है इनके साथ लड़ाई की थी निजाम के साथ। और निजाम यहाँ पे कौन था, तो निजाम था ये मीर नाजिम अली खान, मीर नाजिम अली खां, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखिएगा। 95 में ये बैटल हुआ मराठास के थ्रू, मराठास और निजाम के बीच में। मराठास को यहाँ पे लीड किसने किया, सवाई माधवराव पेशवा और नाना फडणवीस ने। सारे के सारे जो यहाँ पे मराठास थे एकजुट हो गए, होलकर हो गए, आपके गायकवाड़ हो गए, आपके भोसले हो गए, आपके शिंदे हो गए। ये सारे के सारे यहाँ पे एक साथ मिलके युद्ध करते हैं निजाम से और वो निजाम को हरा देते हैं, ठीक। चलिए, ये सारी बातें यार जब जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे याद भी करते जाना है, नहीं तो क्या फायदा है इतनी सारी चीजें चिल्ला चिल्ला के बोलने का। खैर, अब हम 98 के आगे आ जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं 1798 से 5 साल आगे चलो, 1803 तक, ठीक है। ये मतलब एक आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पहले 5 साल का गैप, फिर 5 साल का गैप। तो 1798 से 1803 तक की कहानी आती है वेलेस्ली की, वेलेस्ली, ठीक। इसको यहाँ पे कई लोग, मतलब कई लोग क्या, इसने खुद ही अपना नाम रख लिया था, टाइगर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आता है किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं,
तो वेलेस्ली को टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, फेमस था इस नाम से। अच्छा यार, ये इसने यहाँ पे बहुत बड़ी एक चाल चली सब्सिडियरी अलायंस के फॉर्म में, सब्सिडियरी अलायंस के फॉर्म में। तो अगर क्वेश्चन आता है सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किसने किया, तो याद रखना वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और अब देखो यार, इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके ये वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऐसा करके। तो सब्सिडियरी अलायंस में याद रखना इसने क्या किया कि इसने कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो भी जैसे अलग अलग क्या हुआ करते थे, पहले राज्य हुआ करते थे, है ना। तो इसने कहा कि जो भी आपकी टेरिटरी है, जो भी किसी राज्य की टेरिटरी है, इसके अंदर आपको कुछ जगह जो है एक स्टेशन बेसिकली बनाना होगा अपनी टेरिटरी के अंदर, जहाँ पे ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं या फिर जो इनकी आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, ये रुक सके, है ना। तो ब्रिटिश आर्मी को रोकने के लिए, पूरा उसका रख रखाव करने के लिए और इस पूरी आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक सब्सिडी, ये सारी की सारी चीजें एक रूलर को देनी होंगी किसी भी राज्य के, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होगा, कुछ सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, कुछ सब्सिडी दी जाएगी जिससे कि ये क्या करें, उसकी टेरिटरी के अंदर अपनी आर्मी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। और बेसिकली क्या होगा, अगर कोई जो रूलर होता है वो इस सब्सिडी को नहीं दे पाता है, तो ये उस राज्य को कन्फिस्केट कर लेंगे, यानी कि हथिया लेंगे। बात समझ में आ रही है? मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, बिकॉज सारी चीजें तो अब मैं अगर लिखूंगा तो फिर कैसे इतना बड़ा। तो क्या होगा, एक तो पॉइंट हो गया कि भैया सब्सिडी दोगे, दूसरा आप क्या करोगे, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी करोगे, तीसरा आप क्या करोगे, अगर आपने सब्सिडी नहीं दी तो क्या हो जाएगा भैया, कन्फिस्केट हो जाएगा। कन्फिस्केट समझते हो ना, हथिया लिया जाएगा, कन्फिस्केट। आपका ये जो राज्य है वो हथिया लिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तीसरी बात सुनो, ये तीन बातें हो गई, चौथी बात सुनो, आपको एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखना होगा। ब्रिटिश रेसिडेंट यानी कि जो राज का दरबार लगता था ना, उसमें एक आदमी ब्रिटिश भी होगा, ठीक है, जो कि ये गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा, ठीक। चौथी बात कि यहाँ पे ये आर्मी नहीं रख सकते हैं, आर्मी जो है इनकी काफी धीरे धीरे वीक होती गई सारे के सारे राजाओं की, बिकॉज जो आर्मी का पूरा, बिकॉज जो भी खर्चा था ना, ये जो पैसे देते थे, सब्सिडी देते थे, बेसिकली ये बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो ये अपनी आर्मी को कहाँ से मेंटेन करेंगे जब पूरी की पूरी एक आर्मी छावनी के रूप में बैठाए हुए हैं इंग्लैंड की, इन ब्रिटिशर्स की। तो ये पूरी कहानी है। अच्छा, अब पांच छठवीं बात, इन्होंने क्या कहा कि आप किसी भी रूलर से नेगोशिएट नहीं करोगे विदाउट प्रायर परमिशन, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। जीजीबी बोले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। ये कितनी, छह बातें हो गई। सातवीं बात कि आप किसी भी यूरोपियन से हेल्प नहीं लोगे, जो भी दूसरे यूरोपियन देश हैं या फिर जो भी दूसरे यूरोपियंस हैं, उनसे किसी भी तरीके की ना तो आप ट्रेड करोगे, ना ही कोई सर्विस लोगे, ठीक है। बात समझ रहे हो, कितने सारे कंडीशंस है। तो ये मतलब मुख्य मुख्य कंडीशन हो गए, और इसके बदले ये क्या करने का इनका था वादा, कि इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे राजा जी, कि हम आपको देंगे मतलब सिक्योरिटी देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, है ना, प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम एनिमीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज देंगे, हाँ जी। और दूसरी चीज ये क्या करेंगे, नॉन इंटरफ्रेंस, यानी कि इन्होंने कहा हम आपके जो भी इंटरनल मैटर है ना, आपके राज्य के बीच में दखलंदाजी नहीं करें, कहने की बात थी, कोरी कोरी दोनों कहने की बातें थी। ये इन्होंने इसमें से कुछ नहीं किया, अपना राज्य पूरा इसने सेटअप करने का ये एक तरीके से वो फॉर्मूला लेके आया था सब्सिडियरी अलायंस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आई आपको क्लियर हो गई, क्योंकि वेलेस्ली के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब ये तो सारी की सारी कंडीशंस हो गई सब्सिडियरी अलायंस की। अब इसको एक्सेप्ट किसने किया, क्वेश्चंस ना ऐसे आते हैं कि आपको चार ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 करके, और फिर बोल देगा इसको अरेंज करो इन द वे कि जिसने सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, फिर जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया 1798 में निजाम ऑफ हैदराबाद, याद रखिएगा, निजाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहली बार इसको एक्सेप्ट किया। फिर दूसरे नंबर पे 1799 में आ जाता है आपका ये क्या बोलते हैं, ये अभी ऊपर वॉर हुआ था ना, मैसूर वाला,
तो मैसूर, ठीक है। और फिर आपका 99 में ही तंजौर, मैसूर हो गया, तंजौर हो गया, और फिर 1801 में आपका सबसे इंपॉर्टेंट नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध, ठीक है। बिकॉज देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है, नवाब ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ अवध, ठीक। अच्छा, इसके बाद में आपका 1804 में, बीच में 1802 में शायद पेशवा ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था, पेशवाज जो थे, ठीक है। और फिर इसके बाद 1803 में अगर आप देखोगे तो भोसले ने किया था इसे एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद में 1804 में किया था सिंधियाज ने एक्सेप्ट इसको, सिंधिया, सिंधिया, ठीक है। एंड 1818 में होलकर्स ने। तो ये कुछ, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, ईयर अगर पूछा जाएगा तो हैदराबाद का, निजाम ऑफ हैदराबाद और नवाब ऑफ अवध, इन दोनों का ईयर यहाँ पे पूछा जाता है। बाकी तो ये आप ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर, ठीक है। इन लोगों ने जो है धीरे धीरे सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। अच्छा, अब 2-3 और इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो लिख लो, फिर इसका चैप्टर भी करते हैं हम क्लोज। तो एक तो आया था इसके टाइम पे सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट कौन से ईयर में आया था? ये आपका 1799 में आया था, ठीक है। तो ये भी कौन लेके आया था? आपका ये वेलेस्ली लेके आया था। और फिर इसके एक साल बाद ही इसने 1800 में इस्टेब्लिश कर दिया फोर्ट विलियम्स कॉलेज। फोर्ट विलियम्स कॉलेज, बहुत बार क्वेश्चन आता है ना कि फोर्ट विलियम्स कॉलेज को किसने इस्टेब्लिश किया, तो भैया ये वेलेस्ली ने ही जो है इसे इस्टेब्लिश किया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे इस्टेब्लिश किया इसने? तो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था, ठीक। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हो गई वेलेस्ली की। अब आप यहाँ पे और इसके वॉर्स के बारे में भी हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। तो आपने ऊपर देखा कि भाई आपका थर्ड वाला जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो हो चुका था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम आ चुकी थी। तो इसके टाइम पे होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक। तो ये कौन से ईयर में हुआ? आपका 1799 में होता है। और इस टाइम पे जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में बेसिकली वो टूट जाती है, तो उसकी वजह से ये वॉर होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टीपू सुल्तान होते हैं, टीपू सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान की डेथ होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। और यहाँ से जो है जो भी टेरिटरी इनके द्वारा जीती जाती है वो ब्रिटिशर्स के बीच में और निजाम के बीच में बांट ली जाती है, ठीक है, ब्रिटिशर्स और निजाम के बीच में। अच्छा, अब एक और चीज याद रखो, इसके टाइम पे आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, मराठा वॉर भी भाई इसके ही, वेलेस्ली के ही टाइम पे हुआ। तो चलो यार, इसके बारे में आप लोग मुझे बताओ, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता है वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी राइट आंसर होगा उसको मैं कमेंट कर दूंगा, मतलब उसको पिन कर दूंगा। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और देखो, जो भी चीज़ें करा रहा हूँ ना, उसको पेपर पेन के साथ अच्छे से पेन पेपर लो और उसको नोट डाउन करते जाओ। और साथ के साथ जब मैं अगली क्लास में आ रहा हूँ ना, दैट मीन्स उसके पीछे का आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए। और एक बार ये चीज़ दिमाग में आ गई ना, तो आप ये समझ लो, आप कोई भी एग्जाम देने बैठ रहे हो, जो टॉपिक मैंने करा दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता उससे क्वेश्चन आपसे ना हो, है ना। तो वो क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उसको हम बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना है, ठीक है। तो बस यार, आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बस थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।